नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ। बन रहे मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों की जान चली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में 3 बच्चे जख्मी हुए हैं। देखिए, बन रहे मकान की दीवार गिरी, जिसकी वजह से 6 बच्चे उसमें दब गए। 3 बच्चों की जान चली गई और 3 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। बन रहे मकान की दीवार गिरी और इस हादसे में 3 बच्चों की जान चली गई। 3 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। कहते हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, गलतियों से सीख न लेना बुरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने कोई सीख ली? बिल्कुल नहीं। अगर सबक सीखा होता तो देश की राजधानी पानी में न डूबी होती। हफ्ते भर पहले तक पानी को तरसती दिल्ली पर इंद्रदेव मेहरबान हुए। 2 घंटे की बारिश क्या हुई, राजधानी का हर कोना पानी पानी हो गया। बंगलों से बस्ती और सड़क से स्लम तक पानी में डूब गए। लेकिन हर बारिश में दरिया बनती दिल्ली को लेकर राजनीति खूब परवान चढ़ी। सवाल यह है कि दुनिया के 7वें बड़े देश की राजधानी पल भर की बारिश में क्यों बेहाल हो जाती है? दिल्ली के बाढ़ वाले हालात क्यों नहीं सुधरते? इन सवालों को जानेंगे, इन सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन पहली ही बारिश में दरिया बनी दिल्ली के हर कोने से। एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पानी, मैदान में पानी, गली में पानी, दुकान में पानी, मकान में पानी, खेत खलिहान में पानी। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है। ये हमारी, आपकी और हम सबकी राजधानी है। देखकर लगता ही नहीं है कि ये वही दिल्ली है जिसे दुनिया के 7वें बड़े देश की राजधानी का रुतबा हासिल है। ये वही दिल्ली है जहां संसद है, सरकार है, पानी को लेकर आर पार है। उसी दिल्ली को कुछ देर की बारिश ने किस कदर बेहाल कर दिया, क्या हाल कर दिया, जानना चाहते हैं तो देखिए और सुनिए। थोड़ी देर की बारिश और दिल्ली हुई पानी पानी। जी हाँ, ये तस्वीरें कुछ वही बयां कर रही हैं। और उसके चलते हुआ क्या है कि दिल्ली पूरी तरीके से चोक हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। दिल्ली में आज हुई बारिश के बाद कई जगह जल भराव और ट्रैफिक की स्थिति बन गई। इसी बारिश में दिल्ली कैसे हो जाती है पानी पानी, उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको इस वक्त मेन आईटीओ चौक से। ये वो रास्ता है जो कि लक्ष्मी नगर से आईटीओ होता हुआ मिंटो ब्रिज और कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। किस जगह का जिक्र करें, कहां के हालात बताएं? बंगलों से बस्तियों तक, सड़क से स्लम तक, हर जगह एक जैसा मंजर था। पूरा शहर समंदर था। ये देख लो, ये हाल है मेरे घर का। हर साल झूठे वादे किए जाते हैं। ना कोई यहाँ एमपी आता है, ना कोई एमएलए आता है, ना कोई काउंसलर यहाँ आता है। ऐसे ही हम हर साल डूबते हैं, कागजों पे काम होता है। हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। विश्वास से दूर, कल्पना से परे ये वो मंजर है जिसमें हजारों दिल्ली वालों का दर्द शामिल है। बस्तियां ही नहीं बल्कि लाल किले की जो मीनारें हिंदुस्तान की कारीगरी का एहसास दिलाती हैं, उसकी नींव पानी में डूबी हुई थी। जिस आईटीओ को दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां सैलाब ही सैलाब था। और जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती हैं, वहां सियासी नाव चल रही थी।
आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हालात भी जुदा नहीं है। देश की राजधानी में मॉनसून की दस्तक से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। जून की पहली बारिश से दिल्ली का कोई इलाका नहीं बचा। अंडरपास झील में तब्दील हो गए, सड़कें कई फीट पानी में समा गई, घरों और दुकानों में पानी भर गया, कई जगह गाड़ियां पानी में समा गई। ये तस्वीरें रोहिणी की हैं, जहां सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के सामने अचानक सड़क धंस गई। सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें एक कार समा गई। तेज बारिश में हर साल डूबने वाली मिंटो रोड भी पहली ही बारिश में दरिया बन गई। जरा सी देर में इतना पानी भर गया कि काले रंग की कार पानी में तैरती नजर आई। कई जगह इतना पानी भर चुका था कि बड़ी बड़ी बसें और ट्रक तक डूब गए। लेकिन इससे भी बड़ा हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। कई गाड़ियां चपेट में आ गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जब तक सीएनसी साहब आए उसके बाद वो एकाएक छत गिरने लगा। हम लोग भागते मेरे सर पे वो गिरा, ऊपर से शीशा और चोट लग गई। भगदड़ मच गई। हाँ, वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे इधर से उधर। कितनी गाड़ियाँ उस वक्त खड़ी रही होंगी वहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर आप बता रहे कैब खड़ी थी वहाँ पर। जी सर, कैब तो बहुत काफ़ी 20-25 कैब थी, जिसमें 3 कैब मैंने देखा वो उसके ऊपर वो पिलर गिर गया, बीच में गिर गया। वो मेरी भी गाड़ी थी उसमें, वो खत्म हो गई वहीं पे, पूरी गाड़ी खत्म। जी सर। कितने लोग आसपास उस दौरान रहे होंगे जब आपने ये हादसा? सर आदमी तो बहुत थे, 50-75 के आसपास ऐसे थे वहाँ पे। हाँ। और जब ये तमाम जो हादसा हुआ, बारिश की वजह से आपको लग रहा है कि ये बड़ा हादसा हुआ? जैसे बता रहे हैं कि बारिश का पानी भर गया था, पिलर कमजोर था, टूट गया, क्या वजह आपको लगा? जी सर, बारिश की वजह से ही हुआ था, क्योंकि छत के ऊपर से बारिश गिर रहा था तो लोग देख रहे थे वहीं, वो बारिश की वजह से ही ऐसा हुआ था। एयरपोर्ट पर हादसे के बाद कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। हादसे के बाद घटना स्थल पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहुंचे, जायजा लिया और 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि इस इमारत का उद्घाटन मोदी सरकार में हुआ था, तो बीजेपी का कहना है कि इसका उद्घाटन 2009 में यूपीए सरकार में हुआ था। दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी, उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो, इसका हम वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है। हादसे के बाद सरकार अलर्ट है। हादसे की जांच डीजीसीए करेगी। देश भर के एयरपोर्ट्स की भी जांच की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम की लापरवाही की कीमत आम आदमी कब तक जान देकर चुकाता रहेगा। तो दिल्ली में 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। जून में इतनी बारिश इससे पहले 1936 में हुई थी, यानी कि 88 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन बारिश ने जो हाल किया उसकी तस्वीरें दुनिया भर में सुर्खियों में रही। यही वजह है कि पहली बारिश में दिल्ली के बेहाल होने के बाद सरकार अलर्ट पर है। मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। छुट्टी पर गए अफसरों को तुरंत काम पर वापस लौटने को कहा गया है। लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल वही कि देश की राजधानी की सड़कों को समंदर बनाने का जिम्मेदार, हिस्सेदार और गुनाहगार कौन है। संपूर्ण विश्लेषण करते ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जरा गौर से तो देखिए और जान लीजिए कि ये टाइटैनिक पार्ट 2 फिल्म की शूटिंग नहीं है,
बल्कि ये तो देश की राजधानी की बारिश में डूबी बस से सवारियों के रेस्क्यू ऑपरेशन का सीन है। सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई। और तो और देश के जिन माननीयों से मिलना आम आदमी के लिए नामुमकिन सा है, उन्हीं नेताजी के घर बारिश का पानी बिना अपॉइंटमेंट के जा पहुंचा। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है, उनके घर के बाहर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि घर से निकलना भी समझो जैसे बहुत मुश्किल, क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर की। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का घर मथुरा रोड पर है और उनके घर के बाहर पानी इतना ज्यादा जमा है जो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। दो समर्थक जिन्हें गोद में उठाकर ला रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव हैं। असल में हुआ यूं कि बारिश का पानी यादव जी के घर में घुस गया। रामगोपाल यादव को संसद जाना था, लिहाजा समर्थकों ने उन्हें गोद में उठाया और फिर इत्मीनान से गाड़ी में बिठा दिया। दिल्ली में जरा सी बारिश हुई नहीं, हर कोई परेशान हो गया। घंटों का जाम, जगह जगह जलभराव। क्या आम क्या खास, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सरकारी आवास पर। और देखिए यहाँ की क्या तस्वीरें हैं। सुबह से जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव को संसद जाना था तो यहाँ पर और ज़्यादा पानी भरा हुआ था। हालांकि अभी भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये कम हुआ है तब ये हालत है। और यहाँ पर जो एक जो पंपिंग सेट लाया गया था वो भी बंद हो गया है। वैसे ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं। दिल्ली में हर साल ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आसमान से जितनी बारिश होती है, सियासत उतनी ही परवान चढ़ती है। लेकिन सवाल बरकरार है कि दिल्ली क्यों बार बार समंदर बन जाती है। बारिश से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं है। दिल्ली को दरिया बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली को डुबोने के लिए इस बार कुदरत तो जिम्मेदार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं है। तो फिर 2 घंटे की बारिश में ही दिल्ली दरिया क्यों बनी, मंत्री जी बताएंगी, सुनिए। कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीज़न में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और ख़ास करके आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऊपर वाले से पूछ लिया है कि इतना पानी बरसाया ही क्यों कि दिल्ली दरिया बन जाए, लेकिन विपक्ष सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। मैं इस समय मिंटो रोड पुल के नीचे हूँ। ये एमसीडी के अंडर में है, पीडब्ल्यूडी का ये डिपार्टमेंट है और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी भी हैं। 4 - 4.5 घंटा बीतने के बाद भी पानी के यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक उसके अधीन 4 फीट से ऊपर के 713 नाले हैं, जबकि 4 फीट से नीचे के भी 21 नाले हैं। इन नालों की सफाई 2 चरणों में होती है। पहला चरण मॉनसून से पहले पूरा किया जाता है और दूसरे चरण की सफाई मॉनसून खत्म होने के बाद होती है। कुछ दिन पहले एमसीडी ने दावा किया था कि पहले 4 फीट से ऊपर के नालों की सफाई का काम करीब 93% पूरा हो चुका है, जबकि 4 फीट से कम के नालों की सफाई भी 85% तक हो चुकी है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि जब नाले साफ हो चुके थे तो दिल्ली क्यों डूबी, वो भी तब जब दिल्ली जैसे शहर में भी बाढ़ नियंत्रण
और जल निकासी के लिए सालाना बजट होता है। 2020-21 में दिल्ली को 217 करोड़ रुपए का बजट मिला था। 2021-22 में 281 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 233 करोड़ रुपए आवंटित हुए। 2023-24 में 253 करोड़ और 2024-25 के लिए 186 करोड़ रुपए का बजट है। इस हिसाब से देखें तो 5 साल के दौरान दिल्ली में फ्लड कंट्रोल और जल निकासी के लिए 1160 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके 5 साल में दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। केंद्र की सरकार योजना बना करके राज्य सरकार को पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार, राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार ये भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। भ्रष्टाचार के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सारी जवाबदारी, ये पूरे जवाबदारी के साथ ये राज्य की सरकार काम कर नहीं रही है, इस कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, जिसको वाटर लॉगिंग जैसी व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो उसमें नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम है, ये सरकार काम ही नहीं कर रही है। पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन चंद घंटे की बारिश में ही दिल्ली के डूब जाने की सीरियस वजह है। और वो वजह ये है कि दिल्ली अभी भी एक पुराने ड्रेनेज मास्टर प्लान का उपयोग करती है। ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में विकसित किया गया था। तब दिल्ली की आबादी करीब 60 लाख थी। इस वक्त दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी आधी सदी से ज्यादा वक्त बीतने के बाद दिल्ली अभी भी पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर ही चल रही है। तो फिर इसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं हुई? साल 2018 में दिल्ली आईआईटी ने एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए थे। अगस्त 2021 में दिल्ली सरकार के तकनीकी पैनल ने रिपोर्ट को अव्यवहारिक मानते हुए खारिज कर दिया। तब से ड्रेनेज सिस्टम मास्टर प्लान का कहीं अता पता नहीं है। बारिश के दौरान दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बनने की एक और वजह अंधाधुंध और बेतरतीब फैलता शहर भी है। 50 साल पहले तक दिल्ली में जब बारिश होती थी तो उसका 50% पानी जमीन की मिट्टी सोख लिया करती थी। मौजूदा वक्त में बारिश का सिर्फ 5% पानी जमीन में समाता है। बाकी सड़कों को तालाब बनाता है, गलियों को समंदर और शहर में बर्बादी का मंजर दिखाता है। ये हर साल होता है और इस साल भी यही हो रहा है। और अब बात राजनीति की। बिहार की राजनीति से आपको बड़ी खबर दे दे, जेडीयू को आज नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। जी हां, जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और संजय झा का नाम रेस में सबसे आगे है। आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। तो साथ ही सूत्रों का दावा है कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पद की कमान मिलेगी। दिल्ली में बैठक के उससे पहले वो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में कल जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उस बैठक के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। 6 महीने बाद दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही इस बैठक में चुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में पार्टी में संगठन बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने करीबी राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बना सकते हैं। संजय झा अभी राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में संजय झा के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से जगह नहीं बन पाई। संजय झा बिहार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार की राजनीति से निकालकर अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय राजनीति में इन्हें सक्रिय किया है। असल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उम्र की वजह से बहुत ज्यादा संगठन को लेकर सक्रिय रहने की स्थिति में नहीं है। अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी को आगे करना जरूरी है। यही वजह है कि संजय झा का नाम आगे चल रहा है। इसी साल जनवरी महीने में जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता टूटा, फिर बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आए। माना जाता है कि जेडीयू और बीजेपी को दोबारा साथ लाने में संजय झा की भूमिका अहम रही।
संजय झा को बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों की कड़ी माना जाता है। और वहीं बीजेपी की यूपी में हार को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब खबर यह है कि समीक्षा की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की हार का विलन भी मिल चुका है। ये हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी, जिन्हें अखिलेश यादव अपनी ट्रॉफी की तरह हर जगह साथ लेकर घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि अवधेश पासी को अखिलेश इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि बीजेपी को एहसास हो सके कि वो यूपी ही नहीं बल्कि अयोध्या जैसी आइकॉनिक सीट भी हार चुके हैं। सच्चाई है कि जिस अयोध्या के दम पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाई थी, उस फैजाबाद लोकसभा में पार्टी राम मंदिर बनने के बाद भी हार गई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, इसके मुताबिक भितरघात करने वाले विधायकों को पार्टी ने चिन्हित कर लिया है। भितरघात करने वाले बीजेपी विधायक नेतृत्व के रडार पर आ गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे करीब 100 बीजेपी विधायकों के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों की माने तो जातीय समीकरण पक्ष में होने के बावजूद कई विधायक अपनी सीट नहीं जिता पाए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इस तरह का रहा कि वाराणसी में पीएम मोदी की लीड घट गई। पार्टी ने 10 लाख से जीत का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले दोनों बार के मुकाबले वोट घट गए। 2014 में मोदी को 56% वोट मिले थे। 2019 में ये आंकड़ा बढ़कर 64% तक पहुंच गया, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा 54% पर आ गया। बीजेपी वाराणसी जीत गई, लेकिन यूपी में पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ। बीजेपी के लिए यूपी की हार हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। अब अगर सत्ता विरोधी कोई लहर होती तो बगल के मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में भी इसका असर दिखता, लेकिन इन राज्यों में ऐसा कुछ बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला। यूपी में बीजेपी की हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान हुआ, पूर्वांचल में 11 सीटें बीजेपी हार गई, बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। हार का आलम यह रहा कि अयोध्या जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। समीक्षा के बाद पार्टी को जो रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक कई विधायकों ने लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ माहौल बनाया। कई विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से भी पार्टी को नुकसान हुआ है। सहयोगी दलों ने भी विधायकों की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। और अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। भगवान शिव का धाम अमरनाथ, जो कि शिव भोले के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव बर्फ के रूप में शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जहां भगवान शिव के अमर कथा के प्रमाण मिलते हैं, वो है अमरनाथ धाम। भगवान शिव के दर्शन मात्र से सारी समस्याओं का समाधान होता है। उस पवित्र यात्रा का आज से आगाज होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। देखिए, आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। सुबह 7 बजे पवित्र गुफा में पहली पूजा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से यात्रा शुरू हो रही है। जो पहली पूजा है गुफा में, वो सुबह 7 बजे होगी। पहली पूजा में शामिल होंगे एलजी मनोज सिन्हा और 19 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी, जिसके लिए व्यवस्थाएं पूरी हैं प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और सुगम तरीके से ये यात्रा संपन्न कराई जा सके, ये एक बड़ी चुनौती भी होगी और इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासन की है। आज से ये यात्रा शुरू हो रही है और पहली तस्वीर आपके सामने एबीपी न्यूज ने रखी है। देखिए, आज बाबा के दर्शन करने के लिए जत्था रवाना भी हो चुका है और पहला जो जत्था है वो आज ही दर्शन करेगा। और उससे पहले 7 बजे जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 7 बजे गुफा में पहली पूजा भी की जाएगी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे, पूजा में शामिल होंगे। और पहलगाम से भक्तों का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया है। करीब 3000 यात्री नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए हैं। पहलगाम से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा 2024 का पहला जत्था नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ निकल गया है। ये वो यात्री हैं जो आज सुबह जो नुनवन बेस कैंप में जो रात में रुके थे, वो अब गुफा की तरफ चल रहे हुए। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं और
देख सकते हैं कि बड़े उत्साह के साथ बोर होने के साथ ही इन लोगों को यहां से रवाना किया गया है। पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से यात्रा जो है वो निकल चुकी है और तकरीबन 10,000 के करीब यात्री दोनों रास्तों पर चल पड़े हैं। यहां से कुछ यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका नाम, कहां से आए हैं? गुजरात से। नाम क्या है? दीक्षित। दीक्षित, कब चले थे, कैसा लग रहा है पहले जत्थे बस के साथ निकलने? पहले जत्थे में जाने में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, इतनी मजा की क्या बताऊं। बुलडोजर बाबा के साथ से मैं आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार व्यवस्था है यहाँ की। क्या मंशा लेके जा रहे हैं? बाबा सबका कल्याण करे, यही मनसा है, पूरे विश्व का कल्याण हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसा लग रहा है पहले जत्थे के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और भगवान से मिलने की बहुत अच्छी इच्छा है। बाबा के यहाँ पे मिलने, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमें बहुत लगन थी यहाँ पर आने की और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की प्रशासन की ओर से भी। किस मंशा के साथ जा रहे हैं, क्या मांगेंगे? नहीं, कोई मनसा नहीं है बाबा से, हमके बस दर्शन की इच्छा है बाबा से कि हमेशा के लिए आपके चरणों में ऐसे भक्ति में लगाए रखना हमको। तो देख सकते हैं कि भक्तिमय होके यहाँ से लोग जो है वो निकल रहे हैं और जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, हर जगह RFID चेक की जा रही है। लगातार जो है भक्तों को सुरक्षित रखने के जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं और जो भक्त भी हैं वो भी सुरक्षा मानकों का ही पालन करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैरिकेड लगा गया है जो जहां से एक बार फिर से तलाशी के साथ ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल यात्री जिनके पास RFID हो वो ही आगे जा सके, कोई ऐसा यात्री ना हो जो बिना पंजीकरण के जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी यात्री जा रहा है वो पंजीकृत है, सुरक्षित है और कोई असामाजिक तत्व इनमें शामिल नहीं है।